जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय कुमार शर्मा, जो ग्रुप से लगातार मेरा 3 बार जेआरएफ है और पीजी के साथ मेरा 2 बार जेआरएफ और 2 बार नेट हो गया था। पीजी फर्स्ट ईयर में जब जून में एडमिशन लेते हैं और उस टाइम नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था, तब फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा नेट हुआ। उसके बाद पीजी फर्स्ट ईयर के जब एग्ज़ाम चल रहे थे, उसके बाद मेरा दूसरी बार नेट हुआ जब मेरा जेआरएफ पॉइंट 33 से रुका था। फिर फाइनल ईयर का जब एडमिशन लेते हैं, फिर दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, उसमें फिर मेरा जेआरएफ हो गया। और फिर जब हमने एमए फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया तो उसके साथ फिर मेरा जेआरएफ हो गया। ठीक है, क्योंकि साल में 2 बार होता है, तो इस तरीके से मेरा टोटल पीजी के साथ 2 बार नेट, 2 बार जेआरएफ हो गया। और एक बार जो तीसरी बार जेआरएफ हुआ वो मेरा अभी फिलहाल में हुआ है, जो 2021 में रिजल्ट आया उसमें। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे कैंडिडेट क्वेश्चन करते हैं कि सर अब जो आगे एग्जाम होगा दिसंबर 2022 वाला, क्या वो एग्जाम दिसंबर 2022 में होगा? नोटिफिकेशन कब आएगा? एग्जाम कब होगा? रिजल्ट कब आएगा? साथ ही साथ उससे रिलेटेड और भी आपके दिमाग में कई क्वेश्चन बने होंगे। जैसे एक क्वेश्चन बना हुआ होगा कि सर कौन कौन उसका एग्जाम दे सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या एज लिमिट में कोई बदलाव हुआ है, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है। इस तरीके से जो भी आपके क्वेश्चन हैं उन सभी को हम यहाँ पर आपके साथ रखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, अब अगस्त में पेपर हो जाएगा। अगस्त में पेपर होने के तुरंत बाद जो नेक्स्ट पेपर है, अगस्त में पेपर होगा, लगभग ये समझो अगस्त में इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लगभग समथिंग मैं बताऊं 25 अगस्त तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। और फिर उसके बाद सितंबर का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे सितंबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और लगभग दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो जुलाई जा चुका है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आपके पास टोटल 4 महीने का टाइम पीरियड बचा हुआ है। 4 महीने बाद दिसंबर वाले का जेआरएफ हो जाएगा, सॉरी एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल, यदि आपकी इस वाले एग्जाम के लिए बहुत सीरियस होकर तैयारी नहीं है, आपने अब की बार फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, तो अब नेक्स्ट वाले के लिए आप तैयारी में जुट जाएं। सारी बातें बताऊंगा बिल्कुल डिटेल से। इसका जो रिजल्ट है वो दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा। एज लिमिट के बारे में बात करें, देखो आप यूजीसी नेट के लिए जो फॉर्म अप्लाई करते हो, तो फॉर्म भरते समय आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ। तो ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई करते हो तो मतलब आप केवल नेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, और जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो उसका मतलब आप नेट और जेआरएफ दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो। डाउट क्लियर? तो यहाँ पर जो नेट का एग्जाम होता है, यदि आप ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर या ओनली फॉर नेट के लिए अप्लाई करते हो तो उसकी कोई एज लिमिट नहीं है, आप 70 साल की एज में भी ये एग्जाम दे सकते हैं। फिलहाल में एक पंजाब के स्कूल लेक्चरर से रिटायरमेंट अंकल जी हैं, उन्होंने मेरा बैच ले रखा है, 75 ईयर एज है उनकी, वो नेट का एग्जाम दे रहे हैं इंग्लिश से। जेआरएफ के लिए एज लिमिट है, देखो जेआरएफ के लिए जो कोविड पीरियड था उसमें 31 साल एज की गई थी जनरल कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ये मैक्सिमम है। लेकिन अब उसको वापस 30 किया जा सकता है क्योंकि कोविड का पीरियड जा चुका है और बिल्कुल नॉर्मली सिचुएशन हो चुकी है। पहले जेआरएफ की जो मैक्सिमम एज लिमिट थी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों की और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों की, वो 30 साल थी, लेकिन कोविड पीरियड में इसको 31 साल कर दिया गया था। अब ये तो नोटिफिकेशन से पता चलेगा 30 रखेंगे या 31 रखेंगे। इसके अलावा ओबीसी एससी एसटी की कैटेगरी के कैंडिडेटों की अब भी फिलहाल में 36 साल है मैक्सिमम ईयर एज, और कोविड से पहले 35 थी। इसके अलावा ऑल कैटेगरी वुमेन, चाहे जनरल की वुमेन हो, चाहे ईडब्ल्यूएस की वुमेन हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे एससी की हो, चाहे एसटी की हो, सभी वुमेनों की फिलहाल में मैक्सिमम जेआरएफ के लिए एज लिमिट 36 साल है। और यदि कोविड से पहले की बात करें जब, उसके अकॉर्डिंग 35 है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं, देखो इसमें आपकी ग्रेजुएशन का कोई महत्व नहीं रहता, आपकी ग्रेजुएशन में कितनी परसेंट है कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मतलब है आपकी मास्टर डिग्री से। ठीक है,
या आपकी जो मास्टर डिग्री है, यदि आप जनरल और ओबीडी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो मास्टर डिग्री में आपकी मिनिमम 55% होनी चाहिए, और यदि आप ओबीसी, एससी या एसटी से हो तो आपकी मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि सर क्या हम अपेयरिंग के साथ फॉर्म भर सकते हैं? जी बिल्कुल, अब अपेयरिंग के साथ फॉर्म भर सकते हो, बाकायदा उसमें ऑप्शन होता है अपेयरिंग डालने का। अब अपेयरिंग में भी कौन सा दे सकता है, जैसे अब जून में पीजी में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, सपोज दैट आपने जुलाई में मास्टर डिग्री के लिए एडमिशन ले लिया, ठीक है, तो आप फिर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप फॉर्म बिल्कुल बाकायदा अप्लाई कर सकते हो। जिस दिन आपने मास्टर डिग्री में एडमिशन ले लिया बिल्कुल ठीक उसी दिन से आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये मेरा खुद का सर्टिफिकेट है जेआरएफ का, ठीक है ना, ये मेरा खुद का जेआरएफ का सर्टिफिकेट है, ये रहा देखो जेआरएफ अवार्ड लेटर। ठीक है, ये मेरी फोटो है, आप देख सकते हैं, और मेरे बहुत गजब के मार्क्स हैं, बहुत अच्छे खासे मार्क्स आए थे। अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, मास्टर डिग्री को लेकर एक नोटिफिकेशन डाला हुआ है बाकायदा, यहाँ पर देखो ये अभी का सर्टिफिकेट है 2022 वाला, जो 2021 में अभी जो रिजल्ट आया था उसमें मेरा जेआरएफ हुआ था तीसरी बार, तो उसका है। अब यहाँ से पढ़ो, द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इज द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ यूजीसी नेट रिजल्ट 19/2/2022 और द डेट ऑफ complete the master degree of equivalent examination with required percentage of marks within 2 year from the date of declaration UGC NET result। ठीक है, 18/2/2024 इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि आपका रिजल्ट जिस दिन आ रहा है ना, उस दिन से लेकर अगले 2 साल के अंदर अंदर आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, वो भी 55% के साथ या 50% के साथ। ठीक है, यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो इस तरीके से इस बेस पर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप अपेयरिंग में एग्जाम दे सकते हो, फर्स्ट सेमेस्टर के साथ दे सकते हो, लेकिन आपका जो मास्टर डिग्री है ना वो 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए जिस दिन आपका रिजल्ट आता है तब से। तो ये नॉर्मली तरीके से हो जाता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, अब जैसे दिसंबर वाला एग्जाम दोगे तो 2 साल बाद दिसंबर होगा, 2 साल बाद में फिर दिसंबर होगा, तो उस तक आपका बिल्कुल नॉर्मली तरीके से आराम से मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो एक चीज और बता दूं मैं, जेआरएफ का जो अवार्ड लेटर है इसमें लिखा होता है कि आपका जेआरएफ कितने साल के लिए वैलिड रहता है। तो जेआरएफ 2 साल के लिए वैलिड रहता है नॉर्मली तरीके से, लेकिन ये जो कोविड पीरियड है इसमें 3 साल वैलिडिटी कर दिया इसकी। अब इसका भी मैं आपको अपने इसी अवार्ड लेटर में दिखाता हूं मैं। देखो यहाँ पर 3 ईयर्स लिखा हुआ है, बट नॉट लेटर देन 3 ईयर्स। यहाँ पर पूरी लाइन को पढ़ोगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि जिस दिन आपका जेआरएफ का सर्टिफिकेट आ रहा है, ठीक है ना, जिस दिन आपका जेआरएफ का सर्टिफिकेट आ रहा है उससे जस्ट आगे के जो 3 साल हैं उनके अंदर अंदर आपका पीएचडी या एमफिल में एडमिशन हो जाना चाहिए। यदि 3 साल के अंदर आपका पीएचडी या एमफिल में एडमिशन नहीं होता है तो आपको जेआरएफ से जो फेलोशिप मिलती है वो फेलोशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, जेआरएफ जो अवार्ड लेटर वो आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं है कि 3 साल बाद में जेआरएफ का जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी, नहीं, ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। लेकिन जेआरएफ के दौरान जो हमें फेलोशिप मिलती है लगभग 25 से 30 लाख के बीच में अमाउंट मिलता है। यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करोगे और फिर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो 5 साल में, 5 साल की पीएचडी होती है तो 5 साल में आपको गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 27-28 लाख रुपए का अमाउंट मिलता है, बिल्कुल फ्री मिलता है, कोई आपको वर्कआउट नहीं करना पड़ता, बिल्कुल एक तरीके से एक्स्ट्रा मनी मिलती है आपको। ठीक है, तो उसके लिए ये एलिजिबिलिटी कि आपका यदि जेआरएफ होता है तो जिस दिन आपका जेआरएफ का सर्टिफिकेट आया था उससे जस्ट आगे के 3 साल के अंदर अंदर आपका पीएचडी में एडमिशन या एमफिल में, एमफिल को तो अब हटा दिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, तो आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाना चाहिए। यदि 3 साल के अंदर अंदर आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तो आपको फेलोशिप मिलेगी, और यदि 3 साल के अंदर नहीं होता है तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। बाकी आपका जो जेआरएफ का जो लेटर है, जो आपका जेआरएफ है उसका जो बेनिफिट है वो आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। ठीक है ना, अब इसके अलावा हम बात करते हैं
पेपर पैटर्न की देखो, इसमें दो पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर होता है जो कॉमन पेपर होता है, और दूसरा होता है आपका सब्जेक्ट का पेपर। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का होता है, इसलिए फर्स्ट पेपर 100 नंबर का और सब्जेक्ट का पेपर 200 नंबर का हो गया। अब इसमें एक मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया फिक्स है कि यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको दोनों पेपरों में मिनिमम 40% मार्क्स लेके आना है, ठीक है। और यदि आप एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको दोनों पेपरों में मिनिमम 35% मार्क्स लेके आने हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों पेपरों में अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि चलो दोनों को कंबाइंड मिला के, नहीं, दोनों में अलग अलग मिनिमम होना चाहिए। आपने सपोज दैट सब्जेक्ट में 200 में से 190 नंबर ले आए, लेकिन आपके फर्स्ट पेपर में ओनली 30 नंबर आ रहे हैं, तो आपका कुछ भी क्वालिफाई नहीं होगा। आपके फर्स्ट पेपर में भी मिनिमम, यदि आप जनरल से हो तो 40 नंबर आने चाहिए, और सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 80 नंबर आने चाहिए यदि आप जनरल से हो तो। और यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी से हो तो आपके फर्स्ट पेपर में मिनिमम 35 और सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 70 नंबर आने चाहिए। टोटल होता है पेपर 300 नंबर का। अब इसमें क्या होता है, जो टॉप 1% है, जितने कैंडिडेट पेपर देने के लिए बैठते हैं ना, सपोज डेट 8 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा, 8 लाख में से 6 लाख कैंडिडेटों ने पेपर दिया, तो जितने कैंडिडेट पेपर देने के लिए जाते हैं, जितने कैंडिडेट पेपर सेंटर पर बैठते हैं, पेपर देते हैं, उनके टॉप 1% का तो जेरफ होता है और टॉप 6% का नेट होता है, ठीक है। जितने कैंडिडेट पेपर देंगे उनमें से जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने वाले टॉप 1% कैंडिडेटों का तो जेरफ हो जाएगा और टॉप 6% कैंडिडेटों का नेट हो जाएगा। पेपर का टोटल टाइम पीरियड 3 घंटे होता है, ठीक है। 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं, ये चीज़ है। पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी इंग्लिश में आता है। इसके अलावा यदि आपने तमिल, कन्नड़ ऐसी लैंग्वेज ले रखी है तो उसमें भी मिलेगा आपको पेपर। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। ऑनलाइन पेपर होता है कंप्यूटर पर। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की रणनीति के बारे में। यदि आपका मिशन है दिसंबर में जो अब आगे पेपर होने वाला है उसकी तैयारी करना, यदि आप दिसंबर में जो पेपर हो रहा है उसमें आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, मेरा देखो, मेरा खुद का ऑलवेज टारगेट केवल जेआरएफ है, और मेरा यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक वे में पेड बैच चलते हैं, तो मेरे हर एक बैच में हर एक कैंडिडेट का टारगेट रहता है कि हर किसी का जेआरएफ हो। नेट का मेरा कोई टारगेट नहीं होता, और जेआरएफ में भी मेरा ये टारगेट रहता है कि एक बहुत गजब का स्कोर हो, ठीक है। तो देखो प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट पेपर में यदि आप जेआरएफ का टारगेट लेके चल रहे हो ना, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, कैटेगरी वाइज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो, आपका यदि जेआरएफ का टारगेट है तो आपको मिनिमम फर्स्ट पेपर में कितने मार्क्स लेके आने हैं यहाँ पर बताता हूँ मैं। देखो, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो आपको मिनिमम 35 क्वेश्चन ठीक करने हैं फर्स्ट पेपर में, ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हो तो मिनिमम 33 क्वेश्चन ठीक करने हैं, एससी से हो तो मिनिमम 31 क्वेश्चन ठीक करने हैं, और एसटी से हो तो मिनिमम 30 क्वेश्चन ठीक करने हैं। यदि आपका जेआरएफ का टारगेट है तो आपको कम से कम इतने क्वेश्चन ठीक करने हैं, यदि आपका सब्जेक्ट भी बिल्कुल इसी लेवल का है तो, ठीक है। यदि आपका सब्जेक्ट कमजोर है तो यहाँ पर और ज़्यादा क्वेश्चन ठीक करने होंगे, और यदि आपका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर आप एक एक क्वेश्चन कम कर सकते हो, बाकी आपको इतने क्वेश्चन ठीक करने होंगे यदि आपका जेआरएफ निकालने का टारगेट है तो, ठीक है। अब इतने क्वेश्चन ठीक कैसे होंगे, तो देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर मेरा नया बैच स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर बिल्कुल जेआरएफ लेवल तक का मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा। मेरा टारगेट है कि यहाँ पर आपके कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक हो, ठीक है ना। मेरा सबसे मेन मोटिव जेआरएफ है, और जेआरएफ में भी एक ऐसे मार्क्स के साथ पास करना, एक इतना गजब का स्कोर करना कि हर कोई देखे ना वो सोचे कि भाई क्या किया था तूने, इंसान है या मशीन है तू, इंसान है या मशीन है, हर कोई ये सोचे, इतने गजब के मार्क्स लेके आना, ठीक है। और इसका मेरे को खुद को एक्सपीरियंस है, मेरे को खुद को बोलते हैं लोग, क्योंकि ज्योग्राफी में मेरे 78 क्वेश्चन ठीक है, फर्स्ट पेपर में मेरे 38 क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। अब की बार 78-38 क्वेश्चन थे, बहुत गजब का स्कोर था, 99.99999 परसेंटाइल थे। तो आप मेरा पेड बैच ले सकते हैं। पेड बैच लेने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470, इनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करें। अभी फिलहाल में फीस केवल 900 रुपये, और ये फीस मंथली नहीं है, ये कंप्लीट फीस है।
दिसंबर तक, जब तक पेपर होगा तब तक की फीस है केवल 900 रुपये, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, करंट अफेयर और प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारा सब कुछ मिलेगा। आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप मेरा पेड बैच ले सकते हैं यदि आपका टारगेट है जेआरएफ निकालना दिसंबर में। ठीक है, और यहां पर बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा, जीरो टू हीरो बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा? जीरो टू हीरो। इसके अलावा ज्योग्राफी का भी बैच स्टार्ट हो चुका है। ज्योग्राफी का भी मेरा टारगेट रहता है कि आपके कम से कम 80 क्वेश्चन ठीक हो। 100 क्वेश्चन आएंगे, आपके कम से कम 80 क्वेश्चन ठीक हो, क्योंकि स्कोर बहुत गजब का दिखता है, तब खुद को कॉन्फिडेंस आता है, अरे यार देख मैं क्या इंसान हूं, कितना गजब का नंबर लेके आया हूं मैं। ठीक है, ज्योग्राफी का चार्ज है फिलहाल केवल 1100 रुपये। ठीक है, वही कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। बिल्कुल भी ढील मत बरतो, जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। टोटल 27-28 लाख रुपए मिलेंगे फ्री फोकट के, कहीं कोई काम नहीं करना पड़ेगा। आपकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, आपकी ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, और यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी स्कूल लेक्चरर, पीजीटी, ये तो आप ऐसे चुटकियों में पास कर जाओगे। ठीक है ना, तो ये है सबसे मेन कहानी। तो आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स हैं तो ज्योग्राफी का बैच ले लें, अभी फिलहाल 1100 रुपये चार्ज है। अदर किसी सब्जेक्ट्स हैं तो आप फर्स्ट पेपर का बैच ले लें, जिसका चार्ज ओनली 900 रुपये। कॉन्टैक्ट नंबर सेम है। यहाँ पर भी आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, संडे टू संडे टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, करंट अफेयर, सारा सब कुछ मिलेगा। आपको नेट और जेआरएफ के फायदे गिना दूं। नेट का मेरा कोई टारगेट नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए आपको कुछ नहीं बताऊंगा। मेरा सबसे मेन टारगेट है जेआरएफ का। देखो, आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, 5 साल में आपको कम से कम 27-28 लाख रुपए मिलेंगे। पहली बात, सबसे इकोनॉमिक कंडीशन बहुत गजब की हो जाएगी। दूसरा, आपकी ओवरऑल रेपुटेशन बढ़ जाएगी, ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी। यदि आप किसी बाहर कोचिंग में पढ़ाने के लिए जाओगे, अब फिलहाल में जाओगे आपको 500 रुपये देंगे, लेकिन आप जेआरएफ के बाद में जाओगे आपको 1500 रुपये देंगे। ये एक रियल एक्सपीरियंस है मेरा खुद का। ठीक है, विदाउट जेआरएफ, विदाउट नेट आप किसी कोचिंग में पढ़ाने के लिए जाओगे 500 रुपये पर घंटे देंगे, लेकिन जेआरएफ के बाद में जाओगे 1500 रुपये पर घंटे देंगे। ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बिल्कुल लायक हो जाएंगे। आप बिल्कुल नॉर्मली तरीके से, यदि आप उसी वे में पढ़ोगे तो आसानी से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। बाकी पीजीटी, टीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, ये एग्जाम आप बिल्कुल चुटकियों में निकाल दोगे। ठीक है, तो ये थी सारी कहानी। आप यदि टारगेट लेके चल रहे हो जेआरएफ क्वालिफाई करने का, दिसंबर में आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप हमारा पेड बैच ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें।